नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग जनवरी के एग्जाम की जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसी के क्रम में आज हमारे पास में है ये 11वें नंबर का वीडियो है। इसके पहले की जो लिंक है वीडियो की वो मिलेगी आपको आई बटन में और उसके पुराने वाले जो इसकी भी सीरीज है वो डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, तो आप जाकर पुरानी सीरीज जरूर देखें। हम करते हैं आज के वीडियो पे स्टार्ट। इसके बारे में आपको पता ही है ना? तो हम चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न है, पैरेलल पोर्ट में बाइट का ट्रांसफर कैसे होता है ना? जो पैरेलल पोर्ट हम लोग यूज करते हैं हमारे पास कंप्यूटर में मोस्टली जो कॉमन पोर्ट होते हैं, एक हमारे पास सीरियल पोर्ट है, एक हमारे पास में पैरेलल पोर्ट है ना। इसके अलावा जो पोर्ट हमारे पास में होते हैं तो PS2 होता है, हमारे पास में USB पोर्ट होते हैं। पैरेलल पोर्ट की अगर हम बात करें तो पैरेलल पोर्ट याद रखना है, एग्जाम में पैरेलल पोर्ट के लिए क्वेश्चन आता है। और पैरेलल पोर्ट से हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं तो प्रिंटर प्रिंटर को हम पैरेलल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, है ना। अच्छा, पैरेलल पोर्ट का इसके पहले के जो हम नाम यूज करते थे वो क्या था हमारे पास में? LP, ना, लाइन प्रिंटर टर्मिनल, है ना। इसको भी याद रखिएगा। अभी बात हो रही है कि पैरेलल जो पोर्ट होता है इसका जो बाइट का ट्रांसफर है वो कैसा होता है, बाइट ट्रांसफर रेट हमसे एक्चुअली पूछ रहा है। तो याद रखना, पैरेलल पोर्ट में कम से कम 8 या इससे ज्यादा वायर हो सकती है, ठीक है। और जितनी भी वायर होती है उनसे एक साथ वो डाटा ट्रांसमिट करता है ना। तो क्या करता है, एक बार में ये एक बाइट कितना डाटा ट्रांसफर करता है? ये एक बार में एक बाइट को ट्रांसफर करता है ना। और एक बाइट इक्वल होती है किसके? 8 बिट्स के। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, एक बार में 8 बिट। और ये काफी तेजी से काम करने वाला पोर्ट है। सीरियल पोर्ट की अगर हम बात करें तो सीरियल पोर्ट एक बार में केवल एक बिट डाटा ट्रांसमिट करता है। और जो सीरियल पोर्ट होता है उसके जरिए हम लोग मॉडेम कनेक्ट करते हैं, इसीलिए सीरियल पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है, ये भी आप याद। डिफरेंस इंजन का प्रयोग खालिस्तान इनपुट करने के लिए किया जाता है। डिफरेंस इंजन के बारे में बता दूं मैं, जैसे कि हमारे यहाँ कंप्यूटर का जनक हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ना। और कौन से कंप्यूटर के लिए उन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया था? एनालिटिकल इंजन, है ना। लेकिन आपको बता दें कि एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा विकसित किया गया सेकंड कंप्यूटर। पहला जो उन्होंने डेवलप किया था वो था डिफरेंस इंजन, है ना, जो कि नहीं चला। उसके बाद फिर एनालिटिकल इंजन जो है अवधारणा रखी थी। तो याद रखेंगे, पहला डिफरेंस ये भी किसने डेवलप किया है? चार्ल्स बेबेज ने। और एनालिटिकल इंजन वो भी चार्ल्स बेबेज। डिफरेंस इंजन में जो इनपुट के लिए हमने प्रयोग किया था, उस समय उन लोगों ने प्रयोग किया था, वो किया था पंच कार्ड, ठीक है। पंच कार्ड हमको पता ही है कि कागज की सीट होती है, उस पे क्या होते हैं? बाइनरी कोड्स होते हैं, है ना। और उसको पंच करके मतलब छेद करके वहां से नंबर हटा दिया जाता है ना। वैसे इनपुट दिया था तो जो नंबर मिसिंग होता था उसको वो इनपुट के लिए ले लेता था, है ना। और रही बात डीवीडी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी की, तो ये तो बात में अभी पास 4 जनरेशन इस तरफ हमको मिलती है, उसको याद रखेंगे, है ना। थर्ड फोर्थ में हमको मिलती है, तो काफी पुराना। कंप्यूटर का समूह जिनका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डेटा को स्टोर करने में किया जाता है, ठीक। अब क्या हमारे पास में कंप्यूटर का समूह है, ऐसा समूह है ना, जिसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं हम लोग? इंटरनेट पर कर रहे हैं, है ना। और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? ऑनलाइन डेटा को स्टोर, मतलब इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डेटा को स्टोर करने और फिर वहां से यूज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ये प्रश्न हमारे पास में है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटर और लैपटॉप। मेन फ्रेम तो हमको पता ही है, सर्वर रूप में प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर हम जो छोटे कंप्यूटर यूज करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप, पीडीए ये वगैरह। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर, है ना। इंटरनेट के माध्यम से जो डाटा है वेब पर सेव किया जाता है क्लाउड में। और हमारे पास में याद रखना, इसके क्वेश्चन आते हैं, जैसे जी गूगल की अगर बात करें तो उसका जो हमको क्लाउड मिलता है उसका नाम होता है गूगल ड्राइव। आईफोन का जो हमको एप्पल के लिए मिलता है वो होता है आई क्लाउड, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। फिर हमारे पास में खालिस्तान के द्वारा मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था, है ना। मैकेनिकल कैलकुलेटर सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, है ना। तो हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं कि कैलकुलेटर
कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया है ना? तो हमको पता है कि उसका नाम है ब्लेज पास्कल, है ना? तो ब्लेज पास्कल के द्वारा ही पहला मैकेनिकल जो हमारे पास में कैलकुलेटर था उसका विकास किया गया था। और याद रखना ये क्या था, ये सिर्फ एडिंग मशीन थी, मतलब सिर्फ जोड़ कर सकती थी। वह कंप्यूटर जिसे इनपुट के लिए लगातार बदलती मात्राओं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जल प्रवाह इत्यादि में कार्य करता है, उसे खालिस्तान कहा जाता है ना? प्रश्न अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है ना? हमारे पास ऑप्शन है एनीएक, लॉगरिथम, एनालॉग कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना? प्रश्न नहीं आया समझ में तो मैं समझा देता हूं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, वह कंप्यूटर जिसने इनपुट के लिए लगातार बदलती, और यहाँ पे क्या लिखा है उसने, मात्राओं जैसे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे जल का प्रवाह में कार्य करता है। तो हम लोग जब कंप्यूटर पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ते हैं, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम ऐसा कंप्यूटर पढ़ते हैं जो क्या करता है, भौतिक मात्राओं को नापकर अंकों में प्रदर्शित करता है ना? भौतिक मात्राओं को, जहां क्वांटिटी हो, मात्रा है, उनको दिखे। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो भौतिक मात्राओं को नापकर और उसका जो आउटपुट है हमको अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है? तो वो हमारे पास में है एनालॉग कंप्यूटर, है ना? इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एनीएक जो है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। मेन फ्रेम क्या हमारे पास में, सर्वर के लिए प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर, ठीक है? तो इसको भी याद रखिए। और एनीएक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। फिर एक खालिस्तान एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है ना? खालिस्तान एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन है और मौलिक परिचालन संरचना है। कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका प्रॉपर क्या है, डिजाइन है, और मौलिक तौर पर उसको चलाया जा सकता है ना? तो मौलिक रूप से या वास्तविक रूप से उसको चलाए जाने वाली संरचना है ना? उससे क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। हमसे है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो हमको पता है कि ये जो मौलिक परिचालन है या सिस्टम की जो वैचारिक डिजाइन होता है उसे हम पढ़ते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के रूप में, ठीक? और जहां हम पढ़ते हैं इनपुट, प्रोसेस और देन फिर आउटपुट। तो ये वाला इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? इंटरनल स्टोरेज जो होता है सीपीयू का, है ना? तो सीपीयू में इंटर स्टोरेज पे हम क्या यूज करते हैं, कैश मेमोरी, है ना? और कैश मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कैश मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है? तो कैश मेमोरी मिलकर बनी होती है विया रजिस्टर्स, ठीक है? तो रजिस्टर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यही इसकी इंटरनल मेमोरी होती है। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है, हमसे रैम के अकॉर्डिंग पूछ लेता है, तो याद रखना कि रैम के जो दो प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है कैश मेमोरी के निर्माण में, याद रखें। और दोनों को कंपेयर करने के लिए आए कि डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम में से कौन सी बेहतर है, कौन सी अच्छी है ना? तो हमारे पास स्टैटिक रैम ज्यादा अच्छी होती है डायनामिक रैम की तुलना में। डायनामिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है ना? हमसे ऐसे डिवाइस के बारे में पूछ रहा है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड तो है लेकिन कंप्यूटर की जो एक्चुअल संरचना है ना, क्या बोलते हैं उसको, कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसमें वो शामिल नहीं है ना? मतलब कैसा है वो है ऑप्शनल, आप चाहो तो लगाओ या आप चाहो तो ना लगाओ, कंप्यूटर कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। वो क्या कहलाता है, हमको बोल रहा है प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस और ऑन बोर्ड डिवाइसेस, है ना? तो हमको पता है कि क्या होने वाला है इसका आंसर, इसका आंसर होगा पैरेलल, है ना? पैरेलल डिवाइसेस जो होते हैं ये ऐसे डिवाइस होते हैं जिनका यूजर अपने हिसाब से यूज करता है ना? सारे यूजर को सारे डिवाइसेस की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको जिस डिवाइस की आवश्यकता होगी वह उस डिवाइस का यूज करेगा और वो कहलाएंगे हमारे पेरिफेरल्स, है ना? प्रिंटर, स्कैनर, बारकोड रीडर वगैरह जो रहते हैं, सबको जरूरत कहाँ पड़ती है। फ्लैश मेमोरी एक विशिष्ट प्रकार का खालिस्तान, है ना? फ्लैश मेमोरी जैसे हम पढ़ते हैं, कैसा हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में हम लोग फ्लैश मेमोरी पढ़ते हैं। तो फ्लैश मेमोरी एक फॉर्म हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या वो ईरोम है या ईपीरोम है या ई रैम है ना?
या ईपीरोम है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं भी है ना। तो अब हमारे पास इनमें से पहचानना है हमको कि वो कौन सी हमारे पास में फ्लैश मेमोरी है। तो याद रखिएगा, फ्लैश मेमोरी हम लोग डाटा को सेव करते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम इसमें फ्लैश मेमोरी में कितने बार भी डाटा को सेव कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लो कि हमारा पेन ड्राइव है, तो हम कितने बार भी उसमें डाटा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, है ना, इजी गोइंग हम लोग कर लेते हैं। वैसा ही फीचर हमारे पास में किसमें होता है? तो वो होता है ईपीरोम में। इसमें भी हम डाटा बहुत बार डाल सकते हैं, बहुत बार मिटा सकते हैं, है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें डाटा को हमको रीड या राइट कराना है, तो हमको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की क्या लगेगी? विद्युत तरंग लगेगी, उसके बाद ही हम इसमें कर पाएंगे। बस ये एक कंडीशन इसमें है। अदरवाइज जैसे हम फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए, है ना, वैसे ही इसका भी करते हैं। ठीक, क्या है इसका नाम? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये है, अच्छा ये तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास कुछ नहीं होता है, लेकिन इनको याद रखें। एक हमारे पास में होता है पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली। एसएसएचडी मेमोरी के संदर्भ में एसएसएचडी का पूर्ण रूप क्या है? अब आप लोगों ने फुल फॉर्म तो पढ़ लिए होंगे भी, कुछ फुल फॉर्म हमारे पास में रहते हैं जो हम लोग देने का प्रयास करते हैं, पता नहीं कौन सा पूछ ले, हमको पता भी तो नहीं रहता। एसएसएचडी, है ना, तो हमारे पास में आप लोगों ने ये देखा होगा एसएसडी, ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इतना तो हमको पता है, एसएसडी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अब देखो हम मिलान कर, यहाँ पे सिलिकॉन स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, सॉलिड सिलिकॉन हाइब्रिड ड्राइव, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिश, है ना। तो ये तो श्योर है कि ये सॉलिड स्टेट तो ये है ना, और लास्ट में हमारे पास ड्राइव, बीच का जो एच है वो है हाइब्रिड। क्या होगा? हाइब्रिड, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, ये वाला जो आंसर है इसका ये सही, ठीक है। तो फुल फॉर्म को याद रखिएगा, है ना। याद रखना एसएसडी क्या होती है? एक फिक्स डिस्क है, पहली चीज। दूसरी स्टोरेज का फॉर्म क्या है उसका? तो याद रखना उसका फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ना। जैसे हम लोग मैग्नेटिक फॉर्म पढ़ते हैं हार्ड डिस्क के लिए, फ्लॉपी डिस्क के लिए, और मैग्नेटिक टेप के लिए। ऑप्टिकल हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए? सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, उसके लिए ऑप्टिकल पढ़ते हैं। अब अगर एसएसडी की बात करें, पेन ड्राइव की बात करें, मेमोरी कार्ड की बात करें, तो इसमें डाटा स्टोर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। और हार्ड डिस्क कैसी है? फिक्स्ड डिस्क है, मतलब हार्ड डिस्क जैसे हमारे कंप्यूटर में एक बार लगा दो फिक्स हो जाती है, वैसे ही एसएसडी को भी एक बार कंप्यूटर में लगा दो और वो फिक्स हो जाएगी, है ना, इसलिए वो फिक्स डिस्क कहलाती है। एक कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बस पर लागू कैटेगरी नहीं है? मतलब हमारे पास सिस्टम बस में जो कैटेगरी है इसमें से कौन सी नहीं है, बस ये बताना। हमको बोल रहा है डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, मेमोरी बस। सिस्टम बस के बारे में मैं पहले बता दूं आपको। देखिए हमारे पास में बसेस होती है, दो प्रकार की बस होती है, एक होती है इंटरनल बस और एक होती है एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस की अगर हम बात करें तो बाहर से जो हम केबल कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ, तो जो केबल यूज करते हैं वही बस कहलाती है। इंटरनल बस जो होती है ये हमारे कंप्यूटर के अंदर की बात है ना। तो कंप्यूटर के अंदर के इंटरनल जो कंपोनेंट्स हम लोग कनेक्ट करते हैं उन बसेस की बात हो रही है। तो वहां पर जो बस होती है, मतलब इंटरनल जो बसें होती है, उन्हीं बसों को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बस कहते हैं, ये याद रखें। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर सिस्टम बस कौन कौन सी होती है, तो हमारे पास जो डाटा बस होती है ये सिस्टम बस है। तो क्या करती है? डाटा ले जाने वाली बस को हम डाटा बस कहते हैं। कंट्रोल बस, कंट्रोल बस होती है ऐसी बस जो निर्देश ले जाती है, तो ये भी एक सिस्टम बस है। फिर हमारे पास एड्रेस बस है, ऐसी बस जो कि एड्रेस ले जाती है, एड्रेस बस कहलाती है। हमारे पास मेमोरी बस नहीं है और प्रश्न नहीं के लिए ही था, तो ये वाला आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। और ये तीनों क्या है हमारे पास में? सिस्टम बस है, इसको याद। विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है, मतलब इसमें से हमको ऐसा एक ब्राउजर पहचानना है जो किसमें मिलता है? हमको विंडोज 10 में मिलता है, ठीक, या उसके बाद जितने भी नवीनतम वर्जन है उन सभी में हमको मिलता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर बता दूं मैं आपको कि जितने भी पुराने विंडोज हमारे पास में है ऑपरेटिंग सिस्टम, उन सभी में हमको क्या मिलता है?
इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता है अलग अलग वर्जन के, है ना, 6, 7, 8, है ना, अलग अलग वर्जन के हमको ये मिलते रहे। बिंग जो है हमारे पास में, बिंग हमारे पास में विंडोज 10 में नहीं रहता है। बिंग क्या है हमारे पास में? सर्च इंजन, और हमसे क्या बोल रहा है? ब्राउजर। फिर है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये ईमेल क्लाइंट है भैया, है ना कि कोई वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एग, है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट जो एज है ये क्या हमारे पास में? ये हमारे पास में वेब ब्राउजर है जो विंडोज 10 में हमको बाय डिफॉल्ट रूप से मिलता, ठीक है। और जितने भी नए वर्जन है विंडोज 11 में भी यही मिलेगा आपको। इसके पुराना कोई वर्जन आप यूज कर रहे हो तो उसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, बाय डिफॉल्ट यही मिलेगा। हाल ही में किस ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना हिंदी वर्जन लॉन्च किया? ना हाल ही में नहीं, थोड़ा समय जरूर हो गया इसको, पर ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने हिंदी में उसका वर्जन लॉन्च किया है? तो इसको याद रखेंगे आप, है ना, वो हमारे पास में लाइनेक्स। ना लाइनेक्स के बारे में बता दूं आपको, ओपन सोर्स है, फ्री मिलता है। जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट के सेक्टर है, स्पेशली जुडिशियरी वाले जो सेक्शन है ना, न्यायालय वाले, वहां पर कंप्यूटरों में आपको लाइनेक्स या उसी के वर्जन्स मिलेंगे। किसी में अबंटू मिलेगा, है ना, किसी में रेड हैट मिलेगा, किसी में हमको फेडोरा मिलेगा, तो इसी के वर्जन्स हम लोग को वहां पर मिलेंगे। निम्न में से कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है और हमसे पूछ रहा है लिनक्स के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये आता प्रश्न लिनक्स के लिए ही है, लेकिन अदर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अगर पूछे तो उसका वही आंसर लगाना जो हम बताएं, है ना। ये तो हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, एडिटर हो गया, सेल हो गया। इस प्रश्न का राइट आंसर है कर्नेल। कर्नेल ही वो घटक होता है लिनक्स में जो हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट करता है, मतलब कि ये कहां पर है हमारे पास में? ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स में है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गया, अब हार्डवेयर से कनेक्ट करना है तो वहां पर जो कर्नेल नामक हमारे पास में प्रोग्राम है वही उससे इंटरेक्ट होगा। और एक प्रश्न और बता देते हैं आपको इसी के लिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर होता है या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य भाग होता है वो कर्नेल होता है, ये भी आप याद। उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? उच्च प्रकाश, हिंदी मीडियम वालों थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमारे पास जो एक्चुअली हिंदी इसलिए भी हार्ड हो जाती है एग्जाम में, क्योंकि जो एग्जाम का पेपर है वो सेट होता है इंग्लिश में, है ना। जब भी कोई टीचर बनाएगा उसको तो इंग्लिश में ही बनाए, फिर वो जाता है हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पास और उसमें हिंदी की डिक्शनरी के अनुसार उस प्रश्न को कन्वर्ट किया जाता है हिंदी में। उस वजह से जो हमारी एग्जाम की हिंदी होती है वो आदि मानव काल की हो जाती है ना, जो पढ़े बने ना लिखे बने। तो उस हिंदी से बचने के लिए हमारे एग्जाम में हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऑप्शन मिलते हैं, है ना। तो वही ऊपर से जाकर और उसका चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज को। प्रश्न समझ में आया तो अच्छी बात है, तो आप आंसर तो लगा के आऊंगे। यहां पर बोल रहा है वो दस्तावेज में उच्च प्रकाश, है ना, ये कर दिया उसने। ऊपर लाइन में देखो क्या लिखा होगा, हाईलाइट, है ना। हाईलाइट और उच्च प्रकाश हमारी हिंदी में अंदर होता है ना। ऐसे तो हमारा हाईलाइट नहीं होता है कि उच्च प्रकाश कर दिया। तो हाईलाइट अगर हमको करना है टेक्स्ट को, है ना, दस्तावेज में हमारे पास जो टेक्स्ट है या डाटा रखा हुआ है उसको क्या करना है? हाईलाइट करना है। तो हम किसका यूज करते हैं? हमारे पास कंट्रोल ए है, कंट्रोल एस है, कंट्रोल ओ है, कंट्रोल ई। ये तो सेंटर अलाइन हो गया, टेक्स्ट को बीच में लाएगा, किसी पुरानी फाइल को ओपन करेगा, करंट फाइल को सेव करेगा, है ना। बचा क्या हमारे पास में? कंट्रोल ए। ये क्या करेगा? जितना भी डाटा है उसको सेलेक्ट करे। जैसे ही सेलेक्ट किया जाएगा वैसे वो डाटा कैसे होगा? हाईलाइट होने लग जाएगा। अगर आपने एक लाइन भी सेलेक्ट करी है तो आपके सारे मैटर में वो लाइन आपको हाईलाइट होते हुए दिखेगी, ठीक है। तो हम सेलेक्ट करके भी हमारे डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं या कुछ मार्क कर रहे हो उस समय, याद रखना है। हाल ही में खोली गई फाइल को देखने के लिए एमएस वर्ड के ऑफिस मेन्यू में शॉर्टकट की क्या है ना। एमएस वर्ड की बात कर रहा है। हाल ही में जो आपने फाइल खोली है ना, खोली थी या फिर बंद कर दिया आपने, या अभी अपने थोड़ी सी इसके पहले कौन सी फाइल खोली थी, उसके पहले कौन सी खोली थी, 10-12 फाइलों का रिकॉर्ड कम से कम वो रखता है। तो आपको अगर वाली फाइल देखने की रिसेंट में आपने कौन सी फाइल ओपन करी थी तो उसको कैसे देखा जा सकता है, हमसे शॉर्टकट की पूछता है। देखिए उसको अगर आपको हम मैन्युअली बात करें, मतलब माउस से अगर बात करें, तो हम जा सकते हैं कहां पर?
अगर हमारे पास एमएस ऑफिस के पुराने वर्जन है तो हम जाएंगे जहाँ पे एमएस वर्ड में कोने में विंडोज का आइकन बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल मेन्यू ओपन हो जाता है, उसमें हमको रिसेंट में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर नए वर्जन हमारे पास में तो उसमें हम कहा जाएंगे, उसमें फाइल का हमारे पास में क्या है बटन है या टैब, उस पर क्लिक करेंगे उसमें रिसेंट में हमको मिल जाएगा। तो हम रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाकर और हम उन फाइलों को देख सकते हैं जो अभी अभी खोली गई है या अभी जो फाइल अपने खोली इसके पहले वो खुली। शॉर्टकट की हमारे पास में क्या होगी, तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा फाइल टैब पर, तो हम आल्ट यूज करेंगे, आल्ट के साथ में हम एफ यूज करेंगे तो क्या खुल गया फाइल, और फिर हमको जाना है रिसेंट में जाना, तो आल्ट एफ के साथ में हम लोग यूज कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी कमांड आल्ट के साथ में नहीं है ना। तो आल्ट के साथ में हम लोग आल्ट प्रेस करा, फिर हमने एफ प्रेस करा, फिर आर प्रेस करेंगे तो रिसेंट जो भी एप्लीकेशन खुली है, जो भी प्रोग्राम हमारी डॉक्यूमेंट खुले थे वो दिख, याद रखना उसको, तो याद। एमएस वर्ड में मेनू मेलिंग की शॉर्टकट की क्या है, मतलब मेलिंग जो मेन्यू है या मेलिंग जो टैब है उसको हमको ओपन करना है, उसकी शॉर्टकट की क्या है, आल्ट वाली शॉर्टकट को तैयार करना एग्जाम में पूछता है। हमारे पास है आल्ट एच, आल्ट एच से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो होम टैब ओपन कर सकते हैं। आल्ट आर है, इससे हम क्या कर सकते हैं, तो रिव्यू टैब को ओपन कर सकते हैं। आल्ट एस है, इससे हम क्या ओपन कर सकते हैं, तो रेफरेंस टैब ओपन कर सकते हैं। अब बच गया हमारे पास में आंसर क्या है, आल्ट एम, इससे हम क्या ओपन करेंगे, मेलिंग टैब को ओपन किया जा सकता है और मेल मर्ज हमको इसी के अंदर मिले। एमएस ऑफिस मेन्यू में आइटम से बाहर निकालने के लिए हरिस्तान शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है ना। प्रश्न समझ लीजिए क्या बोल रहा है, एमएस ऑफिस में आपने ओपन किया है ना, चाहे आपने वर्ड ओपन किया है, एक्सेल ओपन किया है, इससे आपको बाहर आना है ना, मतलब कि एमएस वर्ड को क्लोज करना है या एक्सेल को क्लोज करना है या पावर पॉइंट को क्लोज करना है, बंद करना है, बंद करके बाहर आना, तो उसके लिए ये शॉर्टकट की हमसे पूछ रहा है। तो हमको ये तो पता ही है कि हम क्या यूज कर सकते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज कर लेंगे हम, तो हमारा क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे जो शॉर्टकट की हमको दी है, अब इसके जरिए कैसे करेंगे, तो इसको क्लोज करने का जो ऑप्शन हमारे पास में होता है वो कहाँ पे होता है, फाइल मेन्यू, है ना। अब फिर वो यहाँ यूज करेंगे क्या, आल्ट के साथ में एफ, है ना, आल्ट के साथ में एफ यूज करेंगे और फिर कहा जाएंगे हम लोग एक्स प्रेस करने वाले, आल्ट एफ और एक्स, पहले आल्ट प्रेस कर दिया, फिर एफ प्रेस कर दिया और फिर एक्स प्रेस करेंगे तो आपका जो एमएस वर्ड ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा, या एक्सेल ओपन होगा तो वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है, इसमें से फॉन्ट का स्टाइल कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है ना। तो फॉन्ट का स्टाइल की अगर हम बात करें, यहाँ पे बोल रहा है बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास में जो बोल्ड होता है ये हमारे एक फॉन्ट का स्टाइल है, रेगुलर भी फॉन्ट का स्टाइल है और इटैलिक भी फॉन्ट का स्टाइल है ना। यहाँ पे जो सुपर स्क्रिप्ट है ये फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, ये क्या है हमारे पास में, ये है फॉन्ट इफेक्ट। क्या है ये फॉन्ट इफेक्ट है ना। और एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास में फॉन्ट का स्टाइल होता है वो क्या होता है, तो याद रखना वो रेगुलर। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड खोलने पर बिना किसी लक्ष्य दस्तावेज पर क्लिक किए यह दस्तावेज प्रदर्शित करता है। ठीक है, आपको एमएस वर्ड ओपन करना है ना, और बिना किसी लक्ष्य के, मतलब पहले से कुछ भी खुला हुआ नहीं है ना, और आपको नया खोलना है तो आप कैसे खोल सकते हो, है ना। एमएस वर्ड ओपन किया तो ब्लैंक है ना, और आपको आप ओपन करना है बिना किसी लक्ष्य दस्तावेज के, मतलब कोई टारगेटेड आपके पास में डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, कहा जाते हैं हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करते हैं, और या फिर हम क्या करते हैं, हाँ फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और वही हमको मिल जाएगा ऑप्शन किसका, ब्लैंक का, या फिर टेम्पलेट्स भी वही पर हमको मिल जाता। तो क्या आएगा, प्रीव्यू नहीं आएगा, कंप्लीट नहीं आएगा, फॉर्मेटेड नहीं आएगा, क्या आएगा, ब्लैंक या फिर न्यू, है ना। ये ऑप्शन मिल जाता है हमको, कहाँ मिलेगा, वो फाइल, फाइल पे क्लिक करेंगे, या जो विंडोज हमारे पास पुराने वाला अगर ऑफिस पैकेज होगा तो विंडोज के आइकन पे क्लिक करेंगे जो ऊपर रहता है, उसके अंदर हमको न्यू का ऑप्शन मिलेगा, वहां से हम ब्लैंक या ब्लैंक चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद। अगला प्रश्न है, किसी दस्तावेज पर लागू किया गया बैकग्राउंड का कलर, है ना। कोई दस्तावेज होगा, कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें अगर हमने बैकग्राउंड का कलर पीछे लगाया हुआ है,
तो वो जो कलर है हमको दिखाई नहीं देता है ना। किसी भी दस्तावेज पर लागू किया गया बैकग्राउंड का कलर या प्रभाव दिखाई नहीं देता है। कहाँ दिखाई नहीं देता है? हमको बोल रहा है वेब लेआउट में, रीडिंग व्यू में, प्रिंट लेआउट व्यू में या प्रिंट प्रीव्यू में। तो याद रखिएगा जो हम बैकग्राउंड पे कलर लगाते हैं है ना, वो कहाँ नहीं दिखने वाला है हमको, वो नहीं दिखता है हमको किसमें, प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखता है ना। और प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखेगा तो याद रखिए कि जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट होके भी वो नहीं आता है। अगर आप चाहते हो कि वो प्रिंट होके आए तो हमको वर्ड ऑप्शन में जाकर उसकी सेटिंग करनी होती है और वहां से बॉर्डर जो बैकग्राउंड होता है उसको सेलेक्ट करना होता है, तब वो प्रिंट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रिंट व्यू में हमको नहीं दिखेगा, बाकी तो नॉर्मल व्यू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इमेज और ग्राफिक समाधान MS वर्ड 2016 में उपलब्ध है? 2016 के लिए प्रश्न है ना, और इसमें हमसे पूछ रहा है इमेज और ग्राफिक के लिए समाधान कि अगर आपको इमेज और ग्राफिक्स अगर चाहिए तो MS वर्ड 2016 में वो कौन सा फीचर है। ठीक है, तो हमारे पास बोल रहा है ड्रॉप के तो आपका उनमें पहला लेटर बड़ा कर देते हैं है ना। हार्ड डिस्क, ये तो स्टोरेज सेक्शन हो गया, MS वर्ड में नहीं होता होगा ना। फिर हमारे पास क्लिप आर्ट है और वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में हम लोगों को टेक्स्ट जो होता है उसको हम अच्छे से कलरफुल डिजाइन में ले सकते हैं। क्लिप आर्ट जो है, क्लिप आर्ट वो सुविधा है जिसके अंदर हमको मिलता है क्या, इमेजेस मिलता है और ग्राफिक्स मिलता है। तो इसके माध्यम से हम लोग इंसर्ट करके लाकर हमारे डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं है ना। इसको याद रखिए। और ड्रॉप के लिए भी क्वेश्चन हमने पढ़ लिए है पहले है ना। चलिए, तो ये हो गया आज का वीडियो है ना। आपको डेली वीडियो मिलने वाले हैं एग्जाम तक के, तो आप तैयारी करते रहिए अच्छे से। अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास किया जा रहा है ना? तो हम एग्जाम तक के एग्जाम की तैयारी कर लेंगे है ना। आप लोग भी पढ़ते रहे पुराने वीडियो से। टेस्ट सीरीज, MCQ टेस्ट और एक फुल कोर्स के बारे में आपके पास जानकारी है ना। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर ले, एग्जाम के टाइम में वहां पर हम फ्री टेस्ट जरूर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।